नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल। लिंकिंग लॉज एंड एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल से स्वागत। देखिए, जुडिशरी एग्जाम अपने आप में एक ऐसा एग्जाम हो चुका है जो डिग्निटी को हासिल करता है, साथ ही साथ में न जाने कितने लॉ स्टूडेंट का एक ड्रीम अचीवमेंट भी बना हुआ है। कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो मेहनत के दम पर, अपने स्ट्रगल के दम पर इन चीज़ों को हासिल करते हैं, लेकिन कहीं की उनका जो प्रिपरेशन का लेवल होता है वो एक स्मार्ट टेक्निक वाला होता है। और हमें ऑफ कोर्स क्या करना चाहिए, दूसरों की इन्हीं चीजों से सीखना है जो चाहिए। तो एक नया इनिशिएटिव जो है लिंकिंग लॉज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। अभी आप जो वीडियो देखने वाले हैं वो मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन के अंदर सिलेक्शन लिस्ट में, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम सिक्योर करने वाले श्वेता आर्य, इनसे जो सवाल पूछे गए इस मॉक इंटरव्यू के अंदर वो कुछ इस तरीके से थे। श्वेता आर्य इन्होंने एमपीसीजे के अंदर एससी कैटेगरी में सेकंड रैंक है जो सिक्योर किया था, जो कि अपने आप में अपनी मेहनत पे इतना भरोसा करते थे कि शायद किस्मत को भी मजबूर होना पड़ा कि इनको रोकना नहीं है। तो आइए अब ये देखते हैं कि इनसे क्या क्या सवाल जो है इस मॉक इंटरव्यू के अंदर पूछे गए थे। और आप ये जरूर ऑब्जर्व करना कि जब मॉक इंटरव्यू चल रहा हो तो ये इन कैंडिडेट्स का नहीं हो, ये आपका खुद का चल रहा हो। इस तरीके से इमेजिनेशन करके इस वीडियो का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप ले पाएंगे। तो इनसे जो सवाल पूछे गए थे वो ये थे। तो मॉक इंटरव्यू कुछ एक सवाल जो हर टॉपिक से इनके नॉलेज को चेक करने के लिए ऑनरेबल इंटरव्यू बोर्ड ने पूछे। लाइक कि आपने एलएलबी का कंप्लीट कर रखा है, आपको जुडिशरी में आने के लिए किसने इंस्पायर किया था, आपके अगर कोई रिलेटिव जुडिशियल ऑफिसर है और आप उनके कोर्ट में जाना चाहते हो तो क्या वो आपको अलाउ करेंगे क्या, अगर आप उनके कोर्ट में गए तो क्या आपकी जो है आंट है वो उसको रिफ्यूज कर सकती है क्या, अगर जो आंट आपकी जुडिशियल ऑफिसर है, ऐसा हो सकता है क्या। मान लीजिए कि आप जो है उनके रीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी आप कोर्ट में ज़बरदस्ती बैठना चाहते हैं, या फिर कोई पब्लिक को कोर्ट के अंदर बैठना चाहते हो, जुडिशियल ऑफिसर मना कर रहा है, तो उस केस में कौन सा प्रोविजन वहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट की प्रोसीडिंग को इंटरप्ट करे तो उस सिचुएशन में कौन सा ऑफेंस कमिट होगा। कैमरा ट्रायल से आप क्या समझते हो, कभी भी किसी विक्टिम को पर्सनल चैम्बर में बुलाकर कैमरा ट्रायल होती है क्या। ऐसे कई सारे सवाल जो है इस मॉक इंटरव्यू के अंदर कैंडिडेट से पूछे गए। यहाँ पर एक चीज और आता है, जैसे सीआरपीसी के अंदर वो कौन सी स्टेज होती है जब पर मजिस्ट्रेट फर्स्ट टाइम विक्टिम के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है। सेक्शन 200 के स्टेटमेंट को रिकॉर्डिंग जब किया जाता है तो उसकी क्या अपने आप एविडेंशियल वैल्यू हो सकती है। प्रैक्टिकल सिचुएशन कि भाई आप एक रेप विक्टिम के रेप एक्यूज के लॉयर हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय आप विक्टिम को एज ए विटनेस उनसे प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो क्या इंडियन एविडेंस एक्ट अलाउ करता है क्या। सिमिलरली कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 53A क्या कहता है, जुडिशियल या पुलिस रिमांड में डिफरेंस क्या होता है, डाइंग डिक्लेरेशन के लिए क्या डेथ होना जरूरी है, अगर वो सर्वाइव कर जाए तो वहां पर क्या पॉइंट आएगा, कौन से ग्राउंड पे टेम्पररी इंजेक्शन ग्रांट किया जा सकता है। आप एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ट्रायल चल रही है, आप किसी प्लेस को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं तो क्या आपके पास ऐसी पावर है क्या। अपील की स्टेज पर कंपाउंडिंग हो सकती है क्या, सिविल सूट्स क्या होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सेक्शन 117 जो है वो क्या कहता है, बेसिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में क्या डिफरेंस है, कितना लिमिटेशन पीरियड है सेक्शन 5 और सेक्शन 6 बेसिक रिलीफ एक्ट के तहत सूट फाइल करने के लिए। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 53A जो है उसके बारे में आप क्या जानते हो, या फिर कौन कौन से चेंजेस 2015 के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कंप्लीट हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई जजमेंट दिया है क्या, है ना। वो कौन सा केस था जिसमें कहा गया था कि एफआईआर जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। कितने स्केड्यूल हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और अभी वर्तमान में कितने हैं। 10th स्केड्यूल क्या कहता है, बाबरी मस्जिद वाले केस के अंदर क्या इस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के जो है कितने एकड़ जमीन ग्रांट की गई थी, उसमें क्या जमीन था, आप जस्टिफाई हो क्या उससे, और आप जज क्यों बनना चाहते हो। ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो है मॉक इंटरव्यू से रहे। तो आपने देखा कि इस वीडियो के अंदर किस तरीके से कैंडिडेट्स ने अपने लेवल की परफॉर्मेंस की। अब इससे पहले कि आप कमेंट बॉक्स में कोई ऐसा कमेंट करें जो कहीं न कहीं इन कैंडिडेट्स की डिग्निटी को हर्ट करे, इन कैंडिडेट्स को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। देखो, हम ह्यूमन नेचर के प्राणी हैं। मॉक इंटरव्यू को कई बार हम लोग क्या करते हैं, मॉक की तरह ट्रीट करते हैं, उसको जो है एक रियल टाइम इंटरव्यू की तरह फेस नहीं कर पाते। कई रीजन होता है इसके पीछे। तो ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि जिस टेम्परामेंट के साथ में कैंडिडेट ने मॉक इंटरव्यू दिया हो
वही टेम्परामेंट हो उसी समय जब उनका रियल टाइम इंटरव्यू चल रहा हो। इसलिए हमें कभी भी इन कैंडिडेट्स की मॉक ट्रायल के बेसिस पर इनकी परफॉर्मेंस को जो है इवेल्यूएट नहीं करना है। ये मॉक इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। और एक चीज मैं आपसे और चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में इन कैंडिडेट के लिए स्पेशल कॉम्प्लीमेंट आप जरूर लिखें, क्योंकि इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को आपके सामने रखा है ताकि आप लोग जो हैं अपने आप से इंस्पिरेशन ले सकें, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इनिशिएटिव आप सबके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। थैंक यू। So Sweta ji, when you completed your LLB? Sir, I have completed my LLB in 2021 also. 2021, and when you decided कि आपको जुडिशरी में ही जाना है? Sir, I decided by doing my LLB. I decided then itself that I want to join judiciary. किसने इंस्पायर किया आपको जुडिशरी के लिए? Sir, my Mausi is judicial officer, so I was inspired by her. आपके मौसी जुडिशियल ऑफिसर है? Yes, sir. कभी आप अपनी मौसी के कोर्ट में गए हैं? No, sir, I have never been to her court. और अगर आप जाना चाहें और मौसी मना करे तो फिर भी आप जा सकते हैं? Sir, the court are open court, so it is that general public can visit the court, but if the judicial officer for some reasons restrain someone from their court, so the person cannot enter that court. But it is in public interest. आपकी मौसी कह रही है कि वो मेरी भांजी है इसलिए मैं आने नहीं दूंगी कोर्ट के अंदर, तो क्या उनका ये रीजन जस्टिफाई है? So I don't think so. The reason is justified because it should be in public interest that someone should be restrained. तो ऐसे क्या रीजन हो सकते हैं जहां पर एक जुडिशियल ऑफिसर मना कर सकता है कि उनके कोर्ट में पर्टिकुलर पर्सन नहीं आएगा या अब एक लिमिट के बियॉन्ड पब्लिक नहीं आएगी? Sir, first of all, some of the proceedings like matrimonial proceedings or in rape cases, judicial officer has a part to take in camera proceedings where he can restrain मैं others. सवाल आपसे वापस रिपीट करूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ओपन कोर्ट के अंदर जुडिशियल ऑफिसर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को एंट्री प्रोहिबिट करना चाहे या पब्लिक को एक लिमिट के बियॉन्ड रोकना चाहे कि कोर्ट में नहीं आ सकते, तो वो क्या कर सकता है? आंसर। Sir, in such a case, if the person is it is interrupting the judicial proceeding or it is causing some ruckus in the judicial proceeding, then the magistrate can restrain that person. अगर वो कोर्ट के प्रोसीडिंग को इंटरप्ट करेगा तो उसने तो ऑफेंस कमिट नहीं कर लिया? Yes, sir, उसको it is बाहर an के उसको तो फिर हम जेल भेजेंगे। Sir, magistrate has that discretion first of all to warn the person, or he may then further proceed if the person is not listening. चलिए, आपने भी जिक्र किया कैमरा ट्रायल का। कैमरा ट्रायल की कौन-कौन सी केसेस या कैमरा ट्रायल हो सकती हैं? Sir, first of all in matrimonial proceedings, then for the POSCO Act or in rape cases, camera trials can be conducted. क्या कभी भी कैमरा ट्रायल का मतलब ये होता है कि मजिस्ट्रेट अपने पर्सनल चैम्बर के अंदर उनको बुलाएगा, विक्टिम को, एक्यूज को पर्सनल चैम्बर में बुलाते हैं? कैमरा ट्रायल का मतलब क्या होता है? Sorry, sir, I'm not aware about the complete procedure, but as far as I know, magistrate can call the victim to take his statement that what happened, or as to to comfort him as well as to take his statement. He can call in his chamber. अच्छा, सीआरपीसी में वो पहली स्टेज कौन सी होती है जहां पर मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है विक्टिम की? Sir, first of all, if it is on complaint, if the case is on complaint, then under section 200 CRPC, magistrate records the statement, or otherwise under section 164, when a confession has to be made or statement has to be recorded, then magistrate records. सेक्शन 200 में कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होता है कि विक्टिम के होता है? Sir, complainant का statement record होता है, but if it is case of court of sessions, then magistrate has to record witness statement also. If the case has to be committed to court of sessions, so according to section 200, I don't remember the section exactly, sorry sir. तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायबल मैटर है तो उस केस में वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा विक्टिम के भी?
और अगर सेशन sir. कोर्ट के द्वारा ट्रैवल मैटर नहीं है तो मजिस्ट्रेट विक्टिम के स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करेगा. दैट यू वांट टू से? Sir, if it is not triable by court of sessions, then in such a case, it is not compulsory to record witness statement then and there itself. He can first record the complainant's statement. Even if there any victim is present, any witness is present, then he can record. But in case which is committed to court of session, it is compulsory to record first of all. चलिए प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको दे रहा है, उसको ऑब्जर्व करके उसका एनालिसिस दीजिएगा. Yes. एक रेप विक्टिम का केस है जिसमें आप जो है एक्यूज के लॉयर है, एक्यूज के मैटर को Yes, डील sir. कर रहा है. ओके, अब आप जो है उस लड़की को क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं और वहां पर एक सिचुएशन आई जब पता चला कि वो लड़की ऑलरेडी लिव इन रिलेशन में रह रही थी जिसके साथ रेप कमिट हुआ. Yes, sir. अब आप उसके लिव इन रिलेशनशिप के स्टेटस को कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं कि सी वॉज नॉट वर्जिन, वो वर्जिन नहीं थी, Yes, sir. उसका ऑलरेडी सेक्सुअल एक्सपीरियंस अपने लिव इन पार्टनर के साथ हो रखा है. तो क्या यहाँ पर कोर्ट आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू पे इजाजत देगा कि आप इस पे अपना एविडेंस रखें या इस बात पे अपना आर्गुमेंट करें? लॉ क्या कहता है? Sir, according to Section 53A of Indian Evidence Act, I cannot do the same, as the law provides that any evidence of character which proves the consent or regular sexual relations cannot be given as evidence in cases of consent. So I cannot give the evidence. 53A ये कहता है कि एविडेंस नहीं दे सकते. So as far as I remember, yes. Character evidence cannot be given. Sir, please. जुडिशियल रिमांड में और पुलिस रिमांड में क्या डिफरेंसेस होता है? Sir, judicial remand is when the person is sent to judicial custody, and police remand is when person is sent to jail. In judicial custody and police remand is given under Section 167 of CRPC, where it can be for 15 days only, the police remand. And further, he has to be sent to judicial custody. अच्छा, एक व्यक्ति है, वो हमने सुना होगा डाइंग डिक्लेरेशन उसने की है, तो उसके लिए उसका मरना जरूरी है, लेकिन अगर वो बच जाता है वो तो उसके स्टेटमेंट कहाँ रिलेवेंट होंगे? Sir, according to Section 32 of Indian Evidence Act, dying declaration is only admissible when the person has died and his death is in question. But if the person survives, then his dying declaration can be used as previous evidence to corroborate or contradict under Section 145 and Section 157 of Indian Evidence Act. टेम्परेरी इंजंक्शन किन-किन ग्राउंड्स पे दिया जा सकता है? Sir, temporary injunctions can be given on the grounds, first of all, when the property is in danger of being alienated, or if the defendant threatens to alienate property to hamper the rights of the creditor, or if the defendant threatens plaintiff that he will dispossess him from the property. In such cases, temporary injunction can be granted. अच्छा, अब एक न्यायिक मजिस्ट्रेट है, आपके सामने किसी मामले का विचारण चल रहा है और आप चाहती है कि घटना स्थल पे जाके उसका निरीक्षण करना आपको उचित प्रतीत होता है, तो सीआरपीसी का कोई सा प्रोविजन है जो आपको एक पावर देता है कि आप जाके उसका निरीक्षण कर सकती है? Yes, sir, I'm not able to recall the section exactly, but there is a provision where magistrate can inquire. He can go and inquire by himself if he wants. अच्छा, ठीक है. आप ये कॉम्प्रोमाइज ऑफेंसेस को पढ़े होंगे आपने 320 में? Yes, sir. इसमें अपीलेट स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है? Appellate stage. So, sorry, sir, I'm not aware. अच्छा. सिविल सूट्स क्या होते हैं? Sir, civil suits are in nature which decides the civil rights of a person, like suits relating to property or any other such suit which are not religious in nature are civil suits, which do not decide the religious right or right related to society. That. अच्छा, एनआईए में कोई प्रिजम्पशंस पढ़ी होगी आपने? Yes, sir. कौन सी है? 117 की जो प्रिजम्पशंस होती है वो बताइए.
So as far as I remember, I don't remember 117 presumption. I remember about section 139 and 140. Can I tell them? अच्छा अच्छा, ठीक है। और मुझे सेक्शन 5 और सेक्शन 6 ऑफ एसआर एक्ट में दोनों में डिफरेंसेस बताइए। Sir, Section 5 and 6 of SRA deals with immovable property. Section 5 provides immovable property, and it is when the person has the title of the immovable property. But in Section 6, person having title is not necessary. If the person is dispossessed under Section 6, he can claim back the possession if it is not done in accordance with law. Not necessary that he should be the owner of the property. सेक्शन But 5 in में अगर section, सेक्शन 5 में अगर सूट फाइल करना है तो yes, sir. लिमिटेशंस कितनी है उसकी? Sir, Section 5 is immovable property, so it will be 12 years. I'm not sure. अच्छा अच्छा अच्छा, आप एक मकान मालिक जो है वो किराया की बकाया के लिए वसूली करना चाहता है, तो उसको सूट फाइल करने के लिए कितनी लिमिटेशंस है? Sir, 3 years. ठीक है मैम, आप पूछिए। श्वेता, आप मुझे Yes, sir. बताइए, आपने बताया 53A इंडियन एविडेंस एक्ट, Yes, ma'am. ये कौन से सेक्शन से, ये जो सेक्शन है कौन से केस से इंसर्ट हुआ और क्या उसके फैक्ट्स थे? Ma'am, the section was inserted in by 2013 amendment. If I am not wrong, it was Nirbhaya case, Delhi rape case. Mukesh and others versus state and city of Delhi. Sorry, ma'am, I'm not sure, but it was this case as far as I remember. 2013 में आपने बताया कि ऐड हुआ। चलो आप ये बताइए मेरे को, 2015 में जुवेनाइल जस्टिस में जो अमेंडमेंट्स हुए थे, क्या क्या अमेंडमेंट हुए थे? 2000 का जेजे एक्ट चलता था और अब 2015 का है, क्या मेजर डिफरेंसेस हुए हैं? Ma'am, I'm not very thorough about the Juvenile Justice Act, but I remember some of the amendments. One of them was if the person is if the person is above 16 and below 18 years, so he can be tried as an adult if he has done a very heinous crime. The crime was divided into 3 categories. I'm not very thorough about it. Sorry, ma'am, I will read it. कौन से कोर्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इनसे पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करवा लेनी चाहिए? कौन से केसेस में होगी? Ma'am, can you please repeat? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें, चलो आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा केस था जिसमें ये बोला कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसके लिए एफआईआर लॉन्च की ही जानी चाहिए? Ma'am, it was in case of Lalita Kumari versus Union of India, where it was said by the Supreme Court that the registration of FIR is mandatory. The police officer has no discretion and he shall register the FIR. Okay, इसी में कुछ और भी कुछ Yes, चीजें sir. बताइए? Sorry, ma'am. Yes, ma'am. In some of the cases, Supreme Court has given guidelines that in cases like matrimonial offenses or commercial offenses, or which relates to cases in which doctors are at fault, in these cases preliminary inquiry can be done, but it is not about whether the offense has been committed or not committed. It is about whether the offense is cognizable or not. The police officer can do preliminary inquiry. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल्स थी? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तब कितने शेड्यूल थे? Ma'am, 8 schedules. और अभी कितनी है? Ma'am, 12 schedules at present. Okay. 10th शेड्यूल के बारे में बताइए आप लोगों को। Ma'am, 10th schedule was added by 52nd amendment. It talks about anti-defection law, which states that if any person leaves his party or he vote against his own party, then such person shall be dismissed from the party. Okay. मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप बताइए Yes, ma'am. कि ये जो बाबरी मस्जिद का जो फैसला था, इसमें 5 एकड़ जमीन मुस्लिम संप्रदाय को दी गई है। कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को ये एम्पावर किया जाता है कि वो ऐसा कर सकता है? कौन सा आर्टिकल?
Ma'am, I'm not sure, but I think it was under Article 142, where in interest of justice, Supreme Court made the decision. चलिए श्वेता जी, जज क्यों बनना चाहते हो आप? Sir, I have seen my Mausi as a judge, so I was very inspired from her. Also, so I want to work for the upholding justice. I want to work for upholding justice, and I want to work in the interest of society. Also, sir, some additional factors as the position of judge is very respectable position. It's financially secured and assured career. That also motivates me to do the same. And sir, I believe that according to my capabilities and capacities, I will be a good judicial officer. Okay. So now come to the feedback. Thank you, sir. सबसे पहले बताएं आप खुद को कितने मार्क्स देंगे आउट ऑफ 10? So I was very nervous. Therefore, I missed at some places where I could have answered better. देखो, जब इंसान अपने कॉम्पिटेंसी से, आपने लास्ट में जाते कहा कि आई थिंक आई एम अ कॉम्पिटेंट पर्सन, आई एम परफेक्ट पर्सन फॉर द जुडिशियल पोस्ट। सबसे पहले जज की क्वालिटी ये होती है कि उसको नर्वसनेस को तो गेट के बाहर छोड़ के आना पड़ता है ना? Yes. इस बात से आपको जज नहीं किया जाएगा कि आप कितने नर्वस हुए कितने नहीं हुए, लेकिन नर्वसनेस के कारण जो आपके रिकॉलिंग कैपेसिटी इंपैक्ट होती है ना, उस बात से जरूर जज किया जाएगा, है ना? यहाँ पर आपके मैंने दो पॉइंट्स, दो कैटेगरीज ऑफ पॉइंट्स जो है वो नोटिस किए हैं। एक तो आपकी जो पर्सनैलिटी के संबंध में और एक आपके जो है लीगल नॉलेज के संबंध में। तो कौन सा Yes. पहले जानना चाहोगे? Sir, legal knowledge. लीगल नॉलेज, पर्सनैलिटी Yes. के बारे में कुछ नहीं? Sir, वो भी जानना है, but I think I देखो, missed that लीगल नॉलेज completely. के अंदर हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहले अपने ओपन कोर्ट के बारे में हमारा मुद्दा स्टार्ट हुआ था, है ना? Yes, आप sir. वहीं से बोर्ड के सामने अपना इंप्रेशन जमा सकते थे कि सर सेक्शन 327 सीआरपीसी एंड 153 कैपिटल बी सीपीसी स्पेशली बात करते हैं कि कोई भी कोर्ट होता है जहां पे ट्रायल या हियरिंग होती है, वो ओपन कोर्ट होता है एंड पब्लिक हैज द फ्री एक्सेस टू दैट। Yes, sir. वहां पे अगर पब्लिक की प्रेजेंस से या किसी भी पर्सन की प्रेजेंस से कोर्ट की प्रोसीडिंग एफिशिएंटली हैम्पर्ड होती है, एफिशिएंटली डील नहीं हो पाती है, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज द पावर टू लेट दैट पर्सन आउट और लेट द रेस्ट्रिक्ट द पीपल आउटसाइड द कोर्ट, है ना? तो Yes. एक वर्ड था एफिशिएंसी ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, उसके साथ कभी समझौता नहीं किया जाएगा, है ना? Yes, sir. ओपन कोर्ट के अंदर भी आप कोर्ट की प्रोसीडिंग एफिशिएंटली अगर नहीं होती है तो फिर कुछ प्रोविजंस को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। आप बेसिकली चले गए सेक्शन 317 सीआरपीसी के अंदर, जहां पे एक्यूज कोर्ट की प्रोसीडिंग को इंटरप्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। आप Yes, वहां sir. पे चले गए, है ना? और Yes, आपने sir. उसको जो है इसके साथ मिक्सअप कर दिया। ऐसा कुछ हुआ था? मुझे ऐसा लगा कि शायद आपने Yes, दो sir. चीजों को I was taking it with relation to accused. That's why I went there. एग्जैक्टली Yes, एक्यूज को sir. तो राइट है, एक्यूज तो अगर ओपन कोर्ट नहीं भी है फिर भी उसको राइट है। और सेक्शन 273 कहता है कि जो भी एविडेंस रिकॉर्ड करना है वो एक्यूज की प्रेजेंस में करना है। Accused. अब Yes, sir. चाहे एक्यूज ओपन कोर्ट हो ना हो, एक्यूज हैज द राइट टू बी देयर। तो इसलिए Yes. आपने वो वहां पर गलत कोरिलेट किया था। वहां पर मैं थोड़ा डेप्थ में अगर जाता तो शायद आपका ये जो एरर ऑफ कंफ्यूजन है, एरर ऑफ कॉन्सेप्ट है, वो भी सामने आ जाता। तो Yes, एक गलती धीरे धीरे दूसरी गलती को भी बाहर खींच के लेके आ जाती है ना? तो ये एक तो आपका पहला एरर मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। सेकेंड एरर बात करूं मैं सेक्शन 53 कैपिटल ए। आपने सवाल को शायद सुना नहीं है, सुनने के बाद या तो आंसर कहीं और रख दिए। मैंने आपसे ये नहीं पूछा था कि प्रीवियस अगर उसका लिव इन में एक्सपीरियंस रहा हुआ है तो क्या एविडेंस दे सकता है कि नहीं दे सकता है। और 53 कैपिटल ए कहीं पर भी एविडेंस देने के बारे में बात नहीं करता है, वो रिलेवेंसी का प्रोविजन है। करेक्ट? सेक्शन 5 से लेकर 55 तक होता है, वो रिलेवेंसी के प्रोविजन होता है। अगर आप उनको सेक्शन 5 के साथ कनेक्ट करोगे ना, तो आप कह सकते हो कि सर Yes. चूंकि 53 ए के अंदर वो रिलेवेंट फैक्ट नहीं है तो फिर हम सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग उसके एविडेंस भी नहीं दे सकते। तो Yes, यहां sir. पर आपने डायरेक्टली बोल दिया कि एविडेंस दिए ही नहीं जा सकते, जबकि आपको सेक्शन 5 के रास्ते से अगर आप 5. एक्सप्लेन करते तो शायद आपका कॉन्सेप्ट मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता। Yes, sir. ठीक है, ये आपकी सेकंड गलती। तीसरा गलती नहीं है लेकिन एक नॉलेज की कमी आप कह दीजिए। जैसे कि सर ने बहुत ही आसान सवाल पूछा था कंपाउंडेबिलिटी के बारे में, अपीलेंट कोर्ट क्या कंपाउंड कर सकता है क्या? यस। Yes, sir. आप सेक्शन 320 का सबसेक्शन 5 देखेंगे, सबसेक्शन 6 देखेंगे, तो जो परमिशन कंपाउंडेबिलिटी की कौन कर सकता है?
ट्रायल कोर्ट कर सकता है, वो का वो आपके अपीलेंट कोर्ट कर सकता है, वो का वो आपके कोर्ट ऑफ कमिटल कर सकता है, वो का वो आपके कोर्ट ऑफ रिवीजन कर सकता है ना? तो ये अपने आप में बेसिकली आप मेंशन कर रखा है। तो ये इन चीजों पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और अब बात करता हूँ मैं पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला जो मुझे कमी लगा वो आपका लिसनिंग। सवाल को पूरा अच्छे से सुनना बहुत जरूरी है। मैंने कैमरा ट्रायल का कहीं पर जिक्र ही नहीं किया था, आपने कैमरा ट्रायल शुरू कर दिया, किया था? Yes. ओके, Yes. तो वहां पे थोड़ा सा मुझे लिसनिंग फॉल्ट लगा। पहली बात तो Yes. ये, कभी भी नहीं आता है तो वापस बड़े हम्बलनेस के साथ पूछ लो, मैम क्या आप मुझे प्लीज सवाल रिपीट करेंगे? सर आप प्लीज सवाल रिपीट, मैं सुन नहीं पाई, समझ नहीं पाई इसको। सेकंड चीज, आई डोंट रिमेम्बर, आई रिमेम्बर, कैन आई टेल देम, आई एम नॉट श्योर, ये आपकी शब्दावली यूज होता है, आप वर्डिंग यूज करते हुए, है ना? तो ये आई डोंट रिमेम्बर, आई रिमेम्बर ऐसे नहीं। इसके लिए आप सिंपली गो, सो राइट नाउ आई एम अनेबल टू रिकॉल, बट इफ यू अलाउ मी in this regards, so as far as little knowledge is concerned, the answer will be so and so. दे सकते हैं यहाँ पे, Yes. थोड़ा सा इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो Yes, वहां sir. पर जरूर करो। और जहां पे आप अंग्रेजी की सेंटेंस में कंफर्टेबल नहीं हो मत बोलो, ठीक है? जैसे आपने कहा कैन आई टेल देम, नो, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फॉर दिस। इफ यू अलाउ मी आई वुड लाइक टू आंसर, इफ यू Okay. अलाउ मी आई वुड लाइक टू आंसर इन दिस सेंस। तो थोड़ा सा हम्बलनेस वाला एटीट्यूड ज्यादा अच्छा रह जाता है। तीसरा, जब मैम ने आपके साथ थोड़ा रैपिड फायर खेला तो आपके फेस एक्सप्रेशन ऊपर नीचे हो गए थे, है ना? ऐसे नहीं, अपने आराम से खुद को रिलैक्स माइंड कर, वो तो चाहते ही आपका टेम्परामेंट चेक करना है, करेक्ट? Yes. सो दैट्स ऑल। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? सर वही फेस एक्सप्रेशन और वो नर्वसनेस के कारण ज्यादा नहीं, पता बाकी देखो आपका स्माइलिंग एटीट्यूड है, दैट्स रियली गुड थिंग, और ये आपके लिए प्लस पॉइंट भी रहेगा, ठीक है? हालांकि शायद मैम बेटर बता पाएंगे, लेकिन मेरा ही मानना है कि इंटरव्यू बोर्ड के अंदर इस तरीके से आप जो अपने बाल पीछे से खुले रख के बैठे हो, ऐसे नहीं, एकदम प्रोफेशनल बन के जाओ, ठीक है? एकदम प्रोफेशनल बन के जाओ। हमें मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे कपड़े, हमारे गेस्चर किसी भी वे के अंदर हमारी किसी कमी को पिन पॉइंट नहीं करे, ओके? उससे हमारा कॉन्फिडेंस आता है, वो लोग देखे ना देखे, हमारा माइंड जो है हमें कॉन्फिडेंस देता है, ओके? Yes, sir. वर्क ऑन दैट। चलो, फ्रॉम द Thank you. बोर्ड, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you, sir.